अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार। 4 रोज़ा जंग में भारत को धूल चटाने के बाद से पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर मरकज़े निगाह बना हुआ है। अमरीकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर का अहम टूल है। भारत जनूबी एशिया में असर रसूख खो रहा है। चीन और पाकिस्तान उभरती ताकत के तौर पर सामने आ रहे हैं और सबसे बढ़कर ये कि 4 रोज़ा जंग में शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान से सिफारती जंग भी हार चुका है। हकीकत भी कुछ यही है। 33 ममालिक के दौरे पर निकले भारतीय पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल 7 वफूद मेजबान मुल्कों में गर्मजोश इस्तकबाल से महरूम हैं। 31 ममालिक के सरबराहान भारतीय वफूद से मिलने को तैयार ही नहीं। अमेरिका से लेकर पैनामा तक किसी एक मुल्क ने भी पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की मजम्मत की, ना ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को शाबाश दी। कोलंबिया की हुकूमत ने पहलगाम वाक़े में मारे जाने वाले भारतीयों के बजाय भारतीय हमले में आम पाकिस्तानियों की हलाकत पर दुख और अफसोस का इजहार जरूर किया। भारतीय तज्जियाकार ब्रह्मा चिलानी ने जंग के बाद पाकिस्तान की जारहाना सिफारती हिकमत अमली के जवाब में भारत के सुस्त सिफारती रद्द-ए-अमल पर तनकीद करते हुए ये तस्लीम किया कि मई जंग में भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपना बयानिया खो चुका है। द डिप्लोमेट न्यूज़ पर मोदी की नाकाम सिफारतकारी के नतीजे में भारत के कौमी मफादात को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना भी ज़ेर बहस है, जबकि अल जज़ीरा न्यूज़ पर पाक भारत सिफारती जंग के दौरान इस्लामाबाद की जानिब से जिम्मेदाराना आलमी किरदार के इंतखाब को सराहा जा रहा है। तुर्की, आज़रबाईजान, चीन समेत मगरिब और दीगर अरब मीडिया पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत की वर्किंग रिलेशनशिप की तारीफ कर रहे हैं। सिफारती जंग के महाज पर पाकिस्तान की बर्तरी और भारत की पिस्पाई, क्या ये एग्जाम्पल सेट हो चुकी है या इसे अभी सेट करना होगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर शाहिद कयानी साहब। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 4 रोज़ा पाक भारत जंग के बाद बरस से पाकिस्तान को दबाव में लेने की जो भारत की सिफारती हिकमत अमली है, अपने ही बोझ तले दब चुकी है। भारत का पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहराने का बयानिया भी हवा में उड़ चुका है। क्या सूरत हाल में तब्दीली मुस्तकिल है या आर्जी? मैं ये समझता हूँ जी कि ये जो वज़ीर आज़म साहब ने, सबसे पहली बात मैं कहूँ कि ये जो विजिट किया अपने 3-4 मुल्कों के अंदर, ये बड़ा इसमें इसके साथ बड़ा कनेक्शन था। ये जो हिंदुस्तान ने ये जारियत करने की कोशिश की, बल्कि जारियत तो थी उनकी, बगैर प्रूफ के, बगैर किसी को बताए हुए कि जी क्या है वजह, हमारे पर इल्ज़ाम लगाया गया जिसका कोई प्रूफ किसी को नहीं दिया। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। और अभी आप ये लोग ये कह रहे हैं, जो बाकी ममालिक, अगर आप अखबार देखें, क्योंकि जो गवर्नमेंट की, जो बाहर के मुल्कों में जितने भी मुल्क हैं, उन्होंने किसी ने पाकिस्तान के मुतल्लिक नाम नहीं लिया कि जी क्या इसमें कोई रोल था, वो जो पहलगाम में जो कुछ हुआ। लेकिन यह कि तशवीश सारे दुनिया के अंदर यह है कि ये 2 ममालिक जो अरसा दराज से एक दूसरे के सारे मुखालिफ भी हैं, जंगें भी लड़ी हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं दोबारा शुरू हो जाए। हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ने तो कह दिया है कि जी ये सीज़ फायर है और हम हर जारियत का मुकाबला करने की तैयार है, लेकिन हम किसी के साथ जारियत करने के लिए जारियत नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं करेंगे। अभी जो वज़ीर आज़म साहब की जो विजिट थी 4 मुल्कों में जहाँ वो गए हैं, तुर्की है, ईरान है, अज़रबैजान है और ताजिकिस्तान, यहाँ पर कोई आप देख लें, जो थी आर्मी चीफ भी साथ गए हुए थे, तो किसी जगह पर भी वज़ीर आज़म ने एग्रेसिव टोन इस्तेमाल नहीं की। तो को एग्जिस्टेंस का एक मैसेज दिया। जितने मुल्कों में गए, वहाँ अगर आप जाके देखें, 4 मुल्कों के अंदर हमारा वज़ीर आज़म साहब का फोकस जो था वो इकोनॉमिक था, ट्रेड था, कि इसके साथ हम बैठ के मुल्कों के साथ बनाना चाहते हैं। उसमें किसी पर जारियत की और उस पर ये जो फोकस था वो ये नहीं था कि इंडिया ने ये कर दिया, वो तो हमने सबको पता था क्या है। तो ये बड़ी, हम समझते हैं कि बड़ी कामयाब ये डिप्लोमेसी थी। और अक्लमंदी देखें क्या है कि जैसे ही ये ख़त्म होता है मामला, वज़ीर आज़म साहब एकदम निकल पड़ते हैं इन मुल्कों के साथ। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, ना तो वो किसी जगह गए, सिर्फ अपनी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जारियत की, और वो भी अनकन्विंसिंग है। ये बता दूं कि अरसा दराज के बाद आप हिंदुस्तान की जो पॉलिसी जो है, जो डिप्लोमेसी है, उसने बड़ी बुरी तरह मार खाई। अभी आपको देखें, इनकी एक वो के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, वो अमेरिका में गए और वहाँ पर अंडर सेक्रेटरी स्टेट को मिले
उन्होंने पाकिस्तान का अमेरिकन ने जिक्र तक नहीं किया। तो ये होता है डिप्लोमेसी आपकी किस तरह कामयाब हो रही है, अल्लाह करे इस तरह जारी रहे। और किस तरीके से इंडिया की डिप्लोमेसी जो अरसा दराज पहले बड़ी जारियत थी, वो नाकामी की फेस कर रही है। शाहिद साहब, अमरीकी नायब वजीर खारजा के हाथों भारतीय सेक्रेटरी खारजा की सरजनिश के बाद भारत की मजीद सुर्खी ये हुई कि कोलंबिया ने भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुलविस करार देने के भारतीय मौकिफ को मुस्तरद कर दिया है, जबकि 31 मुल्कों के सरबराहान ने भारतीय वफूद से मिलने से इनकार कर दिया। ये कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए? देखिए जी, मैं ये बताऊं कि अब देखें, इंडिया की एक है तो बेस तो एक बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिकली भी बड़ा, उसकी एक इकोनॉमिक पावर है वो। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद मैं समझता था कि वो एक मैच्योरिटी दिखाएगी, एक मुल्क है जो एक रीजनल उसकी एक अपनी स्टैंडिंग है, अमेरिका के साथ उसकी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ दोस्ती है, और बड़े कई अलायंसेस का मैं वो हिस्सा उनका वो मेंबर्स हैं। लेकिन ये इतनी इमेच्योरिटी वो दिखाएंगे, ये जो है ये समझ से बाहर है। और मैं अभी आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं, मुझे हैरानगी नहीं होगी कि साल, 1.5 साल या साल के अंदर खुद बीजेपी मोदी साहब को फारग कर दें पार्टी में से, क्योंकि कोई पार्टी ये नहीं चाहेगी कि अगली इलेक्शन में जाएं और फिर यही उनका हेड मोदी हो, जिसने जितनी उम्मीदें लोगों को लेकर गए और उसके बाद जो नाकामी खानी पड़ी, जो अपने मुल्क के अंदर, रीजन के अंदर और वर्ल्ड के अंदर जो उनकी एक इमेज जो डैमेज हुई है इंडिया की, ये कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा, कोई पार्टी उनकी नहीं चाहेगी कि वो ये लीडर जो है उसको लीड करे। अच्छा सर, जनवरी 2025 से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पाकिस्तानियों को बहुत सारे खदशात थे, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान सदर ट्रंप से वर्किंग रिलेशनशिप के क़याम में कामयाब हुआ और आज ट्रंप पाकिस्तान की तारीफें करते नहीं थकते। ट्रंप इंतजामिया से एक भरपूर ताल्लुक आज की दुनिया में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दे सकता है? देखिए जी, सबसे पहली बात है, आपने भूली नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इस वक्त ग्लोबल पावर नंबर 1 है। चाइना उसके नज़दीक पहुंच रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मिलिटरीली, इकोनॉमिकली अमेरिका नंबर 1 है। नंबर 2, अमेरिका की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जितनी भी हैं, उसके अंदर उनकी बहुत बहुत इन्फ्लुएंस है। हमने इस चीज़ को सामने रखा है और बहुत अक्लमंदी की कि आप वज़ीर आज़म साहब ने एक्नॉलेज किया, पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी जो इंडिया के साथ, उसमें बड़ा ही पॉजिटिव रोल अदा किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने। तो हमने एक्नॉलेज किया और बहुत अक्लमंदी की, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप इम्प्रेस्ड हैं। इसी वजह से उन्हें 1-2 जगह तनकीद भी की इंडिया की, भाई वो तो इंडिया तो मानने से इनकार कर दिया, वो अपने पुराने उसमें लगे हुए हैं भाई आप। और इनके जो जुल्म ये है कि एक तरफ ये कहते हैं कि किसी ने इंटरवीन नहीं किया, जंग बंद इस अमेरिका ने नहीं कराई, दूसरी तरफ इनके जो हाई कमिश्नर लंदन में हैं, आज कुछ 10-12 दिन पहले कि आप वो देखें, वो पब्लिकली कह रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट की अमेरिका को कि जी किसी तरीके से ये जंग बंद कराई जाए। तो ये एक इंडिया की डिप्लोमेटिक फेलियर भी है इस तरह से कि भाई अब क्या था अगर आप भी एक्नॉलेज कर लेते कि जंग उन्होंने बंद कराई, क्योंकि अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत तफसील इस वजह से है कि ये दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उनको घबराहट इस तरह कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई मुल्क इनमें से इमेच्योरिटी दिखाए और इस तरफ चल पड़े। तो ये एक चीज़ थी, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, मिलिट्री और पॉलिटिकल जो लीडरशिप ने, दोनों ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई, इसको एक्नॉलेज किया अमेरिका को। और फिर जंग बंद करने की सबसे पहले हमने जब ये देखा कि ये है, सबसे पहले हमने एक्नॉलेज किया कि हाँ जी, अमेरिका ने बड़ा एक पॉजिटिव, बड़ा मैच्योर रोल अदा किया और हमने भी अपनी मैच्योरिटी दिखाई। हमें कोई जंग करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन डिफेंड करने के लिए हमारा राइट बनता है। सही। शाहिद साहब, जारियत के खिलाफ मजबूत रद्द-ए-अमल और आलमी अमन की जबरदस्त ख्वाहिश ने जनूबी एशिया की क़यादत के लिए पाकिस्तान को सुपर फिट डिक्लेयर किया है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान चीन की मदद से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन यकसर बदलने का किरदार अदा करने के लिए तैयार है? बिल्कुल है जी। अब आप देखें, जो हमने, पाकिस्तान ने अब कई साल गुजरे हैं, हमने मैच्योरिटी शो की है रीजनल पीस के लिए। अब देखें कि जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, चाहे कुछ भी है पाकिस्तान इंडिया का, हमने एक इनिशिएटिव लिया, उनसे बात की कि जी जंग को किसी तरीके से कंटेन किया जाए, और वो कंटेन हो गया।
अगर आप देख लें, कुछ तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, जब पाकिस्तान ने ये LOC के ऊपर जो है एक वर्बल एग्रीमेंट ही थी कि जी यहाँ पर अब हम कोई भी फायरिंग या इस किस्म की चीज़ें नहीं होंगी। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक रोल अदा कर रहे हैं। चाइना के मुतालिक है, चाइना का जो राइज है ना, ग्लोबल राइज, वो पीसफुल है एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम तो, वो हमारा साथी है और वो एडवाइस भी करता रहा है और करता रहेगा कि जी रीजनल पीस के लिए और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि जितने ममालिक हैं वो आपस में बातचीत करें, अक्रॉस द टेबल बैठें और बात करें और उनको मसलों को इस तरह हल किया जाए। तो वो तो हम समझते हैं कि एक बड़ा हमारा मेंटोर है चाइना, और इसी वजह से पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो इसी वजह से बड़ी मैच्योर्ड है और लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि हमने देखें इसकी जो बुनियाद पड़ी, वह प्लीज़ ये भूलिएगा नहीं, वो अप्रैल 1963 में पड़ी, जब हमने इनके साथ बॉर्डर एग्रीमेंट की और एज कम्पेयर, और वो एक रिलेशनशिप और ट्रस्ट डेवलप किया एज कम्पेयर टू इंडिया। उन्होंने अपना टाइम ज़ाया किया और वो 62 की जंग हो गई, और उस वजह से अब तक उनकी रिलेशनशिप मिसट्रस्ट पर है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, राफेल तैयारे भारत को कितने महंगे पड़े और अब भारत मजीद क्या करने जा रहा है, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत ने बिलाखिर तस्लीम कर लिया कि 7 मई की शब 20 सालों से नाकाबिले तस्खीर रफाल तैयारों ने भी धोखा दे दिया। साबिक भारतीय वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने भारत की फ़ज़ाई बरतरी के दावे को खाक बनाकर उड़ा दिया। 7 मई की शब PAF ने 3 रफाल समेत 5 भारतीय तैयारों को तबाह किया। 20 सालों के दौरान पहली बार किसी मुल्क ने रफाल को कामयाबी से टारगेट किया है और $288 मिलियन कीमत वाले रफाल फाइटर की खरीदारी भारत के महंगे तरीन दिफाई सौदों में से एक है। भारतीय तज्जियाकार महंगी तरीन रफाल डील को बीजेपी हुकूमत की 41,000 करोड़ रुपयों की करप्शन कहानी से जोड़ रहे हैं। इंडियन एयर चीफ AP सिंह भी भारत के दिफाई सौदों में होने वाली शर्मनाक करप्शन को बेनकाब कर रहे हैं। इंडियन एयर चीफ ठीक कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स की टाइमलाइन तबाह हो चुकी है। रिप्लेसमेंट प्लान न होने के सबब IAF आज भी रूसी जहाज़ों पर इन्हिसार कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 42 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी तेजस फाइटर जेट बनाने में नाकाम है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफार्मर के तहत रफाल इंडिया प्रोजेक्ट को ज्यादा लागत के सबब मुलतवी किया जा चुका है। इन हालात में भारत ने मुकामी साख्ता स्टेल्थ फाइटर्स जेट बनाने का फैसला किया है। दिफाई सौदों में मोदी हुकूमत का करप्शन रिकॉर्ड चीख कर बता रहा है कि स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट तेजस की तरह अरबों रुपए के दिफाई फंड्स को सिस्टम से निकालने का जरिया तो बन सकता है, भारत को पाकिस्तान पर किसी किस्म की फजाई बरतरी नहीं दिलवा सकता। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। भारत अपना स्टेल्थ फाइटर बनाने जा रहा है, क्या मिक्स सीरियल के बाद भारतीय फजाइया से रफाल का किस्सा भी पाक हो गया, अब होम एक्सपेरिमेंट होगा? देखिए, ये जो आपने भी अपने इंट्रो में सारी तफसीलात बताई हैं, ये वहाँ की जो फिजाई कुव्वत है उसकी मौजूदा सूरत हाल और उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको बयान करने की कोशिश की है। बड़े मेरे ख्याल में बीइंग ए प्रोफेशनल सोल्जर उनके IAF के एयर चीफ ने बिल्कुल जो एन फैक्चुअल पोजीशन उसने बताई है, ताकि वहाँ पे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनको भी पता हो, लोगों को पता हो, और फिर उसके बाद एयरफोर्स से कोई ऐसी तवक्को ना की जाए, अनरियलिस्टिक कोई उनसे एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए जैसे कि इस हालिया जंग में उनसे रखी जा रही थी। अगर आपको याद हो तो इस जंग के शुरू करने से पहले उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी किसी इन हाउस कमेटी में, गालिबन उनकी डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने शायद इसी तरह के कुछ अपने जो खदशात का इजहार किया था, जिसकी वजह से उनको सैक कर दिया गया था, क्योंकि वो भारतीय जो लीडरशिप है उनकी इंतहा पसंदी के एजेंडा में इस तरह की किसी सेम मशवरे की उनके यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल। जहाँ तक सूरत हाल की जो इन्होंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी जिसको आपने कवर किया, तो ये फैक्चुअल पोजीशन है। भारत ने
जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या तेजास का जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, वो तकरीबन हमारी जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है उससे पहले से वो काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में उस पर काम हो रहा था। लेकिन वो काफ़ी अरसे तक प्रोटोटाइप पे ही रहा, फिर ट्रायल्स हुए, वो अनफिट हो गए, एयरफोर्स ने एक्सेप्ट नहीं किए, फिर उसकी कॉस्टिंग बढ़ती चली गई और फिर वो इतना लेट हो गया कि उसके अंदर जो प्लान या उसकी जो डिज़ाइन के हिसाब से उसमें जो कैपेबिलिटीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल हुए बगैर ही इररेलेवेंट होना शुरू हो गई। बदकिस्मती से भारत में एक तो एक एंगल ये भी है कि उनकी जो बड़ी डिफेंस डील्स होती हैं उसमें करप्शन की भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है, इससे पहले राजीव गांधी के ज़माने में बोफोर्स गन्स की अब भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया। तो जब आप करप्शन की वजह से या अपनी किकबैक्स की वजह से किसी चीज़ का जो है उसकी सिलेक्शन करते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी ऑपरेशनल चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुई हैं, जिसकी निशानदेही भारतीय एयर चीफ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। अच्छा सर, भारत फौजी असलहे का दुनिया में दूसरा बड़ा खरीदार है। क्या भारत के पास इतनी सलाहियत और इतना हौसला और जुनून है कि वो तनहा अपना स्टेल्थ फाइटर बना ले, क्योंकि तेजस तो 42 सालों में भारत बना नहीं सका है? मेरी अपनी राय में इस वक्त उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी लिमिटेड एक्सेस टेक्नोलॉजी है और इसको मास्टर करने के लिए वो यकीनन उनके पास अच्छी एक साइंटिफिक बैकग्राउंड तो है इस चीज़, और उनके यहाँ जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी, उनके जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनके यहाँ बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करना एक इतने सेंसिटिव प्रोजेक्ट में वो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। और लेकिन बहरहाल देखिए, इसका एक फ़ायदा तो ये होगा ना कि अभी नहीं तो किसी स्टेज पे वो कुछ ना कुछ अचीव करेंगे, और अगर नहीं भी करते तो कम से कम वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को वो एक पॉजिटिव मैसेज देंगे और इस हालिया जंग में जो उनकी सुबकी हुई है वो उसका बैटल डैमेज तो कंट्रोल किया जा सकता है। सही। अच्छा सर, 288 मिलियन डॉलर की बुलंद तरीन कीमत वाले रफाल फाइटर जेट की खरीदारी के बावजूद भारत अपना दिफा करने में नाकाम रहा। जिम्मेदार कौन है? रफाल जेट्स में कोई कमी थी या भारतीय पायलट्स जनरेशन 5 के करीब फाइटर को ऑपरेट करने में नाकाम रहे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि राफेल जैसे एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म में कोई कमी थी। बिल्कुल, क्योंकि वो एक बहुत क्रेडिबल यूरोपियन जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कंपनी है, उनकी वो प्रोडक्ट है, वो दूसरी कंट्रीज की एयर फोर्सेस भी इस्तेमाल कर रही हैं। जहाँ पे इसमें डिस्कनेक्ट है वो गालिबन, और ये चीज़ मेरी राय नहीं है, बल्कि अब तो उसके ऊपर जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो भी बात कर रहे हैं कि उसकी इंडक्शन जो है वो उसके इश्यूज हैं भारत को। टेक्निकल इंडक्शन के तो है डेफिनेटली हैं, लेकिन ऑपरेशनली भी शायद उनके जो मौजूदा स्क्वाड्रन्स में जो ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी लेवल है वो लोगों को सही तरीके से ग्रूम नहीं कर पाए उस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में उनको जो अब्रप्टली अपने से बहुत बेहतर एयरफोर्स के मुकाबले में उनको जंग में झोंक दिया गया। जी अच्छा सर, पाक फ़ज़ाइया 24 सालों से वॉर ऑन टेरर में ऑन ड्यूटी है, जबकि भारतीय फ़ज़ाइया जंगी मैदान से वाकिफ तक नहीं है। अब मुसलसल हालत जंग में रहने की पाकिस्तान की फोर्सेस ने बड़ी कीमत तो अदा की है, लेकिन इससे हासिल होने वाली महारत जो है उसने आज हमें भारत से सुपीरियर किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, फोर्सेस जो हैं वो इक्विपमेंट तो एक एसेंशियल चीज़ है उनके लड़ने के लिए, लेकिन फोर्सेस लड़ती हैं अपने मोरल पे, अपने जज्बे पे और अपनी कन्विक्शन पे।
हमारे केस में जो एक यूनिक चीज़ है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए, वो ये है कि हमें 1948 से ही एक अपने से एक बहुत बड़े दुश्मन के खिलाफ हमें हालत जंग में रखा गया। ऐसा ही है। हम या तो भारत के साथ हमने जंगें की, एस्केलेशंस देखी मुख्तलिफ स्टेजेस पे, या हम एक नो पीस नो वॉर सिचुएशन में रहे। तो हमारे जो लोग फोर्सेस में होते हैं, वो मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कह सकता हूँ, वो भले ऑफिसर्स हों या हमारे जवान हों, उनको ये कन्विक्शन होती है कि वो अफवाज में आए हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए, जो कि मुसलसल एक गैर जिम्मेदार और एक एग्रेसिव हमसाये की वजह से कि बाहर 4 लोग हैं और आप घर में 2 लोग हैं, फिर आप लड़ते हैं, फिर आप वो आपके अंदर वो जो एक आपकी इंटेलेक्चुअल और फिजिकल फैकल्टीज होती हैं, सलाहियतें होती हैं, वो उस हालत में अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो ये एडवांटेज हमें हमेशा से रहा। और फिर जैसे आपने कहा कि वॉर ऑन टेरर में हमने एक्सटेंसिवली, बल्कि इससे पहले अगर आप थोड़ा सा उससे भी पीछे हिस्ट्री में जाएं, तो जब अफगानिस्तान में सोवियत ऑक्यूपेशन हुई थी, उस वक्त सोवियत एयरफोर्स जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही थी, और पाकिस्तान की फिजाइया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस ने उनके खिलाफ वो एक तवील जंग भी लड़ी, और हमने उनके भी बहुत सारे जहाज उस वक्त जो है वो मार गिराए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसमें भी कोई नुकसान नहीं था। और अब उसके बाद वॉर ऑन टेरर ने फिर हमें जो है हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को, हमारी सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस, इन सारे शोबों में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दिया, और वॉर सिनेरियो का जो एक्सपीरियंस है उसका तो कोई मैच ही नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब हमारे मौजूद थे। नाज़रीन, पाकिस्तान हुकूमत के अफगान तालिबान से बेहतर होते ताल्लुकात अमेरिका और इंडिया के स्टेक्स को किस तरह मुतासिर कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों अफगान तालिबान कमांडर ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर फितनल खवारिज को सख्त इंतबाह जारी किया। कमांडर सईदुल्लाह सईद ने कहा कि कमांडर के हुक्म के खिलाफ पाकिस्तान में जाकर लड़ना नाजायज़ है। उन्होंने मजीद कहा कि जिहाद का ऐलान करना या इजाज़त देना सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है, किसी फर्द या गिरोह का नहीं। तालिबान कमांडर का ये ऐलान बीजिंग में पाक, चाइना और अफगान वज़राए खारिजा की मुलाकात के कुछ रोज़ बाद सामने आया है। सैफ अली की बीजिंग मुज़ाकरात इस हवाले से काफ़ी अहम रहे कि चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सी पैक में शामिल करने का फैसला किया। बीजिंग में मुज़ाकरात में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान मजीद क्या तय हुआ? 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की भारत पर तारीखी फतह से हमारे मगरबी पड़ोसी ने क्या नतीजा अखज़ किया? इन्हीं निकात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ज़ाहिर शाह शिराजी साहब। शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफगान तालिबान कमांडर की फितनल खवारिज को पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर वार्निंग, क्या अफगान हुकूमत का सरकारी मौक़िफ़ समझा जाए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हम ये समझते हैं कि ये काबुल तालिबान की एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट हमें विजिबल नज़र आ रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ख़ित्ते में जो पावर डायनेमिक्स चेंज हुई हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो तारीख़ी फ़तह है, उसके बाद ख़ित्ते के ममालिक बल्कि क्या तमाम दुनिया को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है इस ख़ित्ते के अंदर, और पाकिस्तान कितना एक मजबूत और ताकतवर मुल्क है दिफाई लिहाज से। अब जो बात आपने की वार्निंग की, मेरे ख्याल में जो मौलवी सईद है उनका फितवा है ये बाकायदा, और ये मौलाना हिबतुल्लाह जो कि तालिबान के अमीर हैं उनकी जानिब से बाकायदा एक फितवा इशू हुआ है कि किसी भी तरीके से अफगान तालिबान का दूसरे ममालिक में जाके लड़ना वो गैर शरई होगा, गैर इस्लामी होगा, वो जहाद नहीं होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न बॉर्डर से, क्योंकि यही तालिबान जो जंगजू थे वो कलअदम तहरीक तालिबान के साथ साथ TTP के अलावा भी BLA, BRA और दूसरी ऐसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके साथ मिलकर जहाद के नाम पर पाकिस्तान में फसाद करते रहे, और उसकी एक बड़ी वजह फाइनेंशियल सपोर्ट थी। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊँ, असल हकीकत ये थी कि ये बहुत सारे तालिबान जो जंगजू थे अफगान तालिबान, वो
बाकायदा माहाना जो स्टिपेंड है या सैलरी के एवज जो है इन दहशतगर्द ग्रुपों के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करते थे। और तासुर ये दिया जाता था कि जैसे वो अमेरिका के खिलाफ जहाद कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो जहाद के ज़िम्मे में आती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी इस लिहाज से हुई कि चाइना और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े काबुल को बता दिया था कि अगर इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ, जिनमें ख़ासतौर पर TTP है, TIP या जो तहरीक तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के चाइनीज़ मिलिटेंट्स हैं, उनके खिलाफ, ISK के खिलाफ और दूसरे ग्रुपों के खिलाफ अगर तालिबान की हुकूमत एक्शन नहीं लेती तो पाकिस्तान और चीन मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अच्छा जाहिर साहब, पाकिस्तान के हाथों भारत की जंगी पसपाई के बाद अफगानिस्तान में फितना और खवारिज की सूरत भारतीय प्रॉक्सीज का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त खास तौर पर जब 7 से 10 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद हमने देखा हमारी मगरबी सरहद पर 2-3 बहुत बड़े बड़े हमले किए गए। 70-80 के करीब दहशतगर्दों ने कोशिश की कि वो इंट्रूड करें और फिर साथ साथ हमने देखा कि खुशदार में और दूसरे इलाकों के अंदर भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की गई। कल का जो वाक़या देखें जो सराब में हुआ है, तो ये इस बात का इशारा करता है कि वो प्रॉक्सीज जो कि पाकिस्तान के को इस खत्ते के अंदर स्टेबलाइज नहीं देखना चाहती। इसमें अगर हम खुल के बात करें तो अमेरिका और इसराइल का भी बड़ा रोल है। वो जो है वो इनडायरेक्टली हिंदुस्तान के ज़रिए इस इलाके के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को कायम करने के लिए इस किस्म के ग्रुपों को जो कि मौजूद हैं पाक अफगान सरहद के नो गो एरियाज़ के अंदर, असले की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है, किराए पे हासिल करने के लिए जंगजू मौजूद है। तो मेरे ख्याल में ये जो नई डेवलपमेंट है उसमें ख़ास तौर पर जो फितना खवारिज या TTP है, BLA है और वो तंजीमें तकरीबन 16 के करीब जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती थी, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कदगन लगेगा और उनकी कार्रवाइयाँ रोकी जाएंगी। दूसरा मैं ये भी बताऊँ कि पाकिस्तान ने भी एक वाज़ेह फैसला कर लिया है कि कल भी हमने देखा कोयटा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया कि दहशतगर्दी को हम आखिरी हद तक ख़त्म करेंगे। आखिरी हद से मुराद यही है कि जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के 5-6 अजला के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं या दहशतगर्दों के सपोर्टर्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और एक बड़ी कार्रवाई मेरे ख्याल में शुरू कर भी दी गई है। सही। अच्छा, भारतीय जारियत के जवाब में जो पाकिस्तान की शानदार फिनिशिंग को अगर हम देखें तो मगरबी बॉर्डर पर हमारे पड़ोसी ने इसको किस नज़र से देखा और इससे क्या नतीजा अखज़ किया? देखिए, मेरे ख्याल में टिट फॉर टैट इस्तेमाल करती रही है काबुल हुकूमत और उसको शायद जिस तरीके से शय दी गई थी अमरीकी इमदाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर वीक 40 बिलियन डॉलर उनको मिलते रहे। सालाना तकरीबन सबसे ज़्यादा 1.73 बिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका से इमदाद लेते रहे। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से इमदाद के ऊपर पाबंदी लगी। दूसरी तरफ देखें, हिंदुस्तान अपनी हिट एंड रन पॉलिसी के ऊपर काम करते हुए उस वक्त मदद के लिए तैयार था कि अगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाएँ। और इस वक्त काबुल के अंदर जो हालात थे, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के क्लैशेस थे, अफगान रेफ्यूजीज़ का मामला था, वो भी अब तकरीबन तय हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि अफगान तालिबान को अब रियलाइज़ हो चुका है कि अगर उन्होंने तरक्की करनी है, उन्होंने मुल्क के अंदर अमन लाना है, तो उन्हें इन प्रॉक्सीज से दूर रहना होगा। इन दहशतगर्दी की कार्रवाई में जो मुलव्विस अनासर हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, चाइना को टारगेट कर रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिए। तो ये हम समझते हैं कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट भी है और उन्हें रियलाइज भी हुआ है कि अगर खित्ते के अंदर सर्वाइवल करनी है, तरक्की करनी है, तो अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। बेशक हिंदुस्तान इनडायरेक्टली अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक सबक ज़रूर मिला है खित्ते के ममालिक में और बहुत सारे ममालिक को। इसमें हम अगर बात करें जो मिडल ईस्टर्न बहुत सारे ममालिक हैं जो कि गवादर पोर्ट को और BRI प्रोजेक्ट को फेल करने की कोशिश करते रहे, उनकी तरफ से फंडिंग होती रही। और एक बड़ी चीज़ आपको बताऊं, जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको ज़्यादातर फंडिंग इनडायरेक्टली UAE, कतर या दूसरे ऐसे मिडल ईस्टर्न ममालिक के बैंकों और ख़ास तौर पर वहाँ पे हुंडी के जरिए होती रही है, जिनके हिंदुस्तान के साथ हम कह सकते हैं कि बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, बिजनेस के ताल्लुकात हैं और सिंपैथीज उनके साथ हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि पाकिस्तान को आप हल्का नहीं समझेंगे, वो अपना दिफा करना भी जानता है। अगर हम मशरकी बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं जो कि हमसे 8 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो इन चंद जो आर्म ग्रुप्स हैं या जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना
पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है। जाहिर साहब, लेकिन क्या हमारी आपके ख्याल में जो इंडियन इन्फ्लुएंस की बात हो रही है अफगानिस्तान में, क्या चाइना इंडियन इन्फ्लुएंस को यहाँ बढ़ने से रोकेगा, वो कुछ इकदाम करेगा इस हवाले से? क्योंकि चाइना को भी पता है कि अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में होगा तो इस खित्ते में कशीदगी मजीद ज्यादा होगी। लेकिन चाइना ने तो बिल्कुल वाज़ेह मैसेज कर दिया है, दे दिया है। काबुल को इससे पहले उन्होंने बाकायदा 200 दहशतगर्दों की एक लिस्ट दी थी जो कि युगर सूबे के अंदर, सिंकियांग के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बाकायदा यहाँ पे मौजूद है। TTP के हवाले से इंटरनेशनली करदम तंजीम है, उसके हवाले से भी चाइना ने बात की। और इससे पहले अगर हम देखें, हमारे जो नुमाइंदा खुसूसी थे मोहम्मद सादिक, साबिक जो सफ़ीर थे, उनके थ्रू एक बड़ा बिल्कुल क्लियर मैसेज पहुंचाया गया कि अगर अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान के CPEC और BRI प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसे दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। तो चाइना का बिल्कुल वाज़ेह मैसेज है। चाइना इस वक्त स्टैंड करता है क्योंकि वो अपनी सरहदों के करीब और ख़ास तौर पर CPEC को सैबोटाज करने के लिए किसी भी किस्म की प्रॉक्सी को इस खित्ते के अंदर वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान को भी बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया होता है कि बड़ी डेवलपमेंट क्या है, अगर अफगान तालिबान पाकिस्तान की सरहदी बेल्ट के ऊपर ब्लॉक लगाते हैं, दहशतगर्दों की मूवमेंट को रोकते हैं, तो पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई में आसानी होगी। ईरान ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो BLA, BRA या दूसरे ऐसे दहशतगर्द ग्रुप हैं जो कि उनके बलूचिस्तान, सिस्तान के अंदर पनागाहों के अंदर महफूज थे, उन्होंने उस बॉर्डर को फेंसिंग करनी शुरू कर दी। तो एक असल मामला ये है कि खित्ते के ममालिक ने अब एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बना दिया है दहशतगर्दी के खिलाफ, जिसमें ईरान बड़ा एक्टिव है, जिसमें हमारा चाइना सरफहरिस्त है, पाकिस्तान एक लीडिंग रोल अदा करेगा और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, क्योंकि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने भी अफगानिस्तान पे वाज़ेह कर दिया है कि अगर वो तिजारत चाहते हैं, बॉर्डर ट्रेड चाहते हैं, हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो दहशतगर्दों के खिलाफ उनको एक्शन लेना होगा। तो हम अब ये समझ रहे हैं कि एक नया अलायंस यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ बनेगा जो कि रीजनल ममालिक का होगा। और ये जो रीअलाइनमेंट हो रही है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका, इंडिया और उसके इत्तेहादियों को कि वो इस खित्ते के अंदर मजीद उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर जैसे कि बातें की जा रही हैं अफगानिस्तान को CPEC में अब शामिल करने की, आप भी अभी बात कर रहे थे कि जाहिर सी बात है चीन नहीं चाहेगा कि CPEC को कोई जद आए या CPEC को कोई नुकसान पहुंचे। अब अगर अफगानिस्तान को भी CPEC में शामिल किया जाएगा तो अमेरिकन स्टेट्स जो हैं इस खित्ते में उन पर भी जद आएगी। इंडिया का इस हवाले से कितना मुतासिर होगा इस सिलसिले में? देखिए, मेरे ख्याल में जो मोदी ने जुआ खेला है, ये एक लिटमस टेस्ट था अमेरिका, इजराइल और हिंदुस्तान की जानिब से कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत को चेक करें, पाकिस्तान के रिजॉल्व को चेक करें। तो वो उन्होंने चेक किया और अब उनको अंदाजा हो गया कि वो फेल हुए। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उजलत में आके सीज फायर करवाया और हिंदुस्तान को मुंह के खानी पड़ी, ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है दुनिया के लिए कि इस वक्त जो रीअलाइनमेंट हो रही है वो पाकिस्तान, चाइना, ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक होगा। रशिया इनडायरेक्टली यूरोप के साथ जो कनेक्शन पैदा कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो बेशक काउंटर चाइना पॉलिसी रहेगी, वो हिंदुस्तान के थ्रू इस खित्ते के अंदर मामलात खराब करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो दे दिया गया है कि अमेरिका और उसकी जो इंटरेस्ट है वो इस खित्ते के अंदर अब कंप्रोमाइज होंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हो तो उसे यहाँ कोई ऐसा फुट होल्ड नहीं मिल रहा हिंदुस्तान के अलावा कि वो किसी भी तरीके से चाइना के ऊपर नजर रखे, चाइना को काउंटर करने की कोशिश करे। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को शिकस्त दी बरी और फजाई जो जंग है उसके दौरान, तो मेरे ख्याल में ये एक मैसेज दे दिया गया है कि चाइना पाकिस्तान के बैक पे खड़ा है, रशिया पाकिस्तान के बैक पे खड़ा है, तुर्की जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ईरान ने जो है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो अभी दिफाई माहदों को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बात हुई है। तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका के मफादात इस खित्ते के अंदर बड़ी हद तक जो है उसको ठेस पहुंची है और अमरीकी इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता इस खित्ते के अंदर कम होता जाएगा। अब अगर अफगान तालिबान उनको कोई स्पेस देते हैं या जो बागराम एयरबेस की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इस खित्ते के अंदर अफगानिस्तान के डेवलपमेंट का रास्ता रुकेगा, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा बल्कि 3 दफ़ा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस खित्ते को डिच किया है। वो उनको तबाही और बर्बादी के अंदर छोड़कर यहाँ से आराम से निकल गए हैं। तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में ट्रस्ट का लेवल वो है कि अफगान तालिबान भी चाइना, पाकिस्तान, ईरान के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा कर रहे हैं कंपैरेटिवली अमेरिका, इंडिया और उसके इत्तेहादियों के ऊपर। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर राजी साहब सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम शहदाए वतन को खिराज तहसीन पर करेंगे।
जुमे के रोज बलूचिस्तान के जिला सोराब में दहशतगर्द गिरोह मुकामी बैंक और एडिशनल कमिश्नर के घर पर हमलावर हुआ। दहशतगर्दों ने बैंक को लूटा और एडिशनल कमिश्नर के घर को आग लगा दी। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू हिदायत बुलेदी ने दहशतगर्दों का खूब मुकाबला किया और बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। दहशतगर्दों की कार्रवाई में एक सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुआ। अल्लाह वतन के इन शोहदा को गरी के रहमत करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।